हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। ये हमारा रोशन सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी को कर रहे हैं। और पॉलिटी में आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम अनुसूची के बारे में। जो प्रथम अनुसूची है ये राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उल्लेख करता है, यानी कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो जो प्रथम अनुसूची है यह क्या करती है, संघ और जो संघ के जो घटक हैं जैसे कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, जिसको केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं, इन दोनों के क्षेत्रों का उल्लेख हमें मिलता है प्रथम अनुसूची के तहत। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में हमें राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नोट डालकर लिखा हुआ है कि संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा कब दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्वितीय अनुसूची के बारे में। जो द्वितीय अनुसूची है उसको देखते हैं। जो द्वितीय अनुसूची है वह अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बात करती है। ये बताती है कि किसी अधिकारी को कितना पेंशन मिलेगा, उसको कैसे भत्ते और कौन से पेंशन मिलेंगे, ये सारी चीजों का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी कि सीधा बात याद रखिएगा कि द्वितीय अनुसूची जो है वह अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। उनका उल्लेख करता है कि किसी को कितना वेतन मिलेगा, कौन से भत्ते, कौन सी पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये द्वितीय अनुसूची यहाँ पर बताती है। ठीक है, चलिए तृतीय अनुसूची देखते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो जो तृतीय अनुसूची है उसमें पदाधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ के बारे में उल्लेख करती है कि अगर कोई पदाधिकारी है तो वह अपने पद को जब ग्रहण करेगा तो वह कौन सा शपथ लेगा और उसे कौन शपथ दिलाएगा, ये सारी चीजों का जो उल्लेख है वह यहाँ पर किया जाता है तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। अब इन पदाधिकारियों में जैसे कि मंत्री हो जाएंगे, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे, ये सारे लोग जब पद ग्रहण करते हैं तो शपथ लेते हैं और उन शपथ लेने की प्रक्रिया और कैसी शपथ लेंगे और उन्हें कौन शपथ दिलाएगा, ये सारी चीजों का जो विवरण है वह तृतीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कहती है कि इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि यानी कि जो राज्य क्षेत्र होंगे और जो संघीय क्षेत्र होंगे इसके द्वारा राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वह कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इसका विवरण है। इसे सीधा समझिए कि यह सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जो चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, ये बातों का विवरण जो है वह चौथी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, देखिए पांचवी अनुसूची यहाँ पर महत्वपूर्ण है और पांचवी अनुसूची से जुड़ा हुआ ही एक और अनुसूची है छठवीं अनुसूची। इन दोनों अनुसूची को एक साथ समझना जरूरी है। देखिए इसमें कहा गया है पांचवी अनुसूची में कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यानी कि पांचवी अनुसूची जो है वह आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है कि अगर कोई भी आदिवासी क्षेत्र है या आदिवासी जनसंख्या है जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, अगर वो है तो उनके लिए किस तरह का शासन प्रशासन होगा, इन सारे चीजों का जो विवरण है वह पांचवी अनुसूची में दिया जाता है। उसी के आधार पर उसी के जैसा यानी कि पांचवी अनुसूची के जैसा ही एक और अनुसूची बनाया गया है जो कि छठी अनुसूची है। और छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या जो है, जनजातियों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो 4 ये राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में किस तरह से प्रशासन कार्य करेगी, इन सभी चीज़ों का जो प्रावधान है वह छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची जो है ये महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि यह केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों के, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्तियां होंगी उन शक्तियों के बंटवारे की बात करती है। ठीक है, ये बताती है कि केंद्र सरकार के पास किस किस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है और जो राज्य सरकार है उनके पास किस और कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और ये यहाँ पर मतलब शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार किन सीमाओं के अंतर्गत अपना कानून बना सकती है, राज्य सरकार के कौन कौन से विषय होंगे जिस पर कानून बना सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। तो जो 7वीं अनुसूची है ये शक्तियों के बंटवारे की बात में करती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, और साथ ही साथ ये जो केंद्र सर जो यहाँ पर तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, जो शुल्क लगाए जाते हैं, उनका उल्लेख है कि वो किन किन विषयों पर कर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां बनाई गई है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि जो 7वीं अनुसूची है इसको 3 भागों में बांट दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जो संघ सूची होगा उसमें जितने भी विषय होंगे, यानी कि जो भी चीज होगा उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सरकार को होगा। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को केवल होगा, और राज्य सरकार के जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार को होगा। लेकिन समवर्ती सूची के जो विषय होंगे उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन यदि किसी ऐसे विषय पर, ठीक है, कोई भी ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार का भी कानून है और राज्य सरकार का भी कानून है, तो यहाँ पर जो मान्यता मिलेगी वह केंद्र सरकार के कानून को मान्यता मिलेगी और उस विषय पर जो राज्य सरकार का कानून है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर संघ सूची को समझते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार कानून बनाती है, और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। ठीक है, तो जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और जब संविधान लागू हुआ था इसमें 97 विषय को रखा गया था और वर्तमान में यहाँ पर 100 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि देश की प्रतिरक्षा, यानी कि देश की प्रतिरक्षा की बात होगी तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। विदेशी मामले होंगे तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। युद्ध एवं शांति की अगर स्थिति हो तो यहाँ भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे विषय जो हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार इन पर कानून नहीं बनाती है, और इन सभी विषयों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं राज्य सूची को। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होंगे उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। यह प्रथम दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार होगी वह राज्य सूची के कानून पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय हित से संबंधित
होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यदि इनकी कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा मामला है जो कि राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जनरली जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कोई ऐसा विषय आ गया जो कि राष्ट्रीय हित से संबंधित हो गया तो वो उस पर कानून बना केंद्र सरकार भी सकती है। और जब केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार के कानून की जो मान्यता है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषयों को रखा गया था और वर्तमान में ये 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे कि शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग आदि। ये जितने भी विषय हैं ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार को है। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय जो कि राष्ट्रीय हित से संबंधित होगा तो वहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे इस बात को समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि शांति और व्यवस्था की बात, शांति और व्यवस्था के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार को है। लेकिन मान लीजिए किसी राज्य में दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, वहाँ की व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर क्या करेगी, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, वहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करेगी। तो ये है जो कि क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के मामले हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समवर्ती सूची की बात हम करते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। हम लोगों ने बात किया कि जो संघ सूची के विषय होंगे उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। हम लोगों ने बात किया कि जो राज्य सूची होंगी उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची होगा उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन परंतु यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की कानून है उसको ज़्यादा मान्यता मिलेगा राज्य सरकार के कानून के अपेक्षाकृत। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि शिक्षा को लेकर अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कोई कानून बनाती है तो यहाँ पर जो मान्यता होगी वह केंद्र सरकार के कानून की मान्यता होगी, न कि राज्य सरकार के कानून की मान्यता होगी। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में ये 52 है। ठीक है, समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक जो है यह भी समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि विवाह और तलाक से संबंधित जो कानून है वह केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन यदि विवाह और तलाक से संबंधित कोई कानून अगर केंद्र सरकार बनाती है तो राज्य सरकार की जो कानून है वो समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर शिक्षा भी जो है वह भी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन, ये सभी विषय जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार का कानून है तो वहां पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता मिलेगी। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 8वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची जो है वह भारत के भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची थी उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में कई सारे संशोधन हुए और यहाँ पर अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे कि 1967 ईस्वी के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, उसी तरह 1992 ईस्वी के 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को और 2003 ईस्वी के 92वां संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कई बार संविधान की संशोधन होती है और उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कई भाषाओं को जोड़ा जाता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। चूंकि भारत में कई तरह की विविध प्रकार की भाषाएं
बोली जाती है और अभी भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि संघर्ष कर रही है कि उन्हें 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। तो पहला नंबर याद रखिएगा कि जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया यह गया कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को यदि किसी भी जमीन, मान के चलिए किसी जमीन की जरूरत है, अगर रोड बनाने के लिए उसे जमीन की जरूरत है और आपका जो घर है वो रोड से सटा हुआ है और आपका जमीन जाता है, तो उस जमीन का अधिग्रहण जब करना होगा सरकार को, तो वह किस तरह से उसको लेगी आपसे, ये सारी विधियों का जो उल्लेख है ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि इस विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। तो 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि जो 9वीं अनुसूची है वह राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करता है और इन विषयों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन नोट डालकर यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन दी जा सकती है, तब दी जा सकती है जब ये कानून जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा तब तक यहाँ पर इन कानूनों को न्यायिक चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल विरोध कानून के तहत काम करती है। मतलब दल बदल से जो संबंधित प्रावधान है उनका उल्लेख जो है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। यह संविधान में 92वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। तो 92वें संविधान संशोधन होता है जिसके अंतर्गत 92वें संविधान संशोधन कब होता है 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कि एक नेता क्या करता है कि किसी दूसरे दल में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी कोई दल है, ठीक है, ए और बी कोई दल है और ए और बी के दल से मान लीजिए ए दल से कोई एफ नाम का नेता बी दल में जाता है और फिर बी दल से ए दल में जाता है। तो ये जो दल बदल की प्रक्रिया होती है इनकी प्रावधानों का जो उल्लेख है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को और इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो जो पंचायती राज्य संस्थाएं होती हैं उनको कार्य करने के लिए विषयों का उल्लेख जो है वह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। वहीं पर जो 12वीं अनुसूची है यह नगर निगम से एक तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होती है उनको कार्य करने के विषय का विवरण जो है वह 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये थे हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां जिनके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिए। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी वह देशी रियासतों का भारत में विलय से संबंधित होगा और ये हमारा जो
वीडियो सीरीज चल रहा है, ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें पढ़ना है देशी रियासतों का भारत में विलय।